गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 5 को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। 5th चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आइए परिमंडल का मतलब जानते हैं। जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखता है उसको हम परिमंडल कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव जहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी पर परिमंडल वास्तविक में 3 प्रकार के होते हैं और तीनों को कॉमन हिस्से को जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर परिमंडल जो 3 हैं वो हैं भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। आपके सामने जो स्क्रीन पर जो चित्र दिख रहा है वो जैव मंडल का है। भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का जो बीच वाला कॉमन हिस्सा होता है उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। देखते हैं बुक में क्या दिया गया है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रीक भाषा डेड लैंग्वेज है, इसमें कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं होता है, इसलिए ग्रीक भाषा का प्रयोग शब्द बनाने के लिए किया जाता है। लिथास, लिथास का अर्थ होता है पत्थर, लिथास मतलब लिथोस्फीयर। एटमास का अर्थ होता है वाष्प, एटमास मतलब एटमोस्फेयर और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, ह्यूडर मतलब हाइड्रोस्फीयर और बायोस का अर्थ होता है जीवन यानी बायोस्फीयर। आइए भूमंडल के बारे में जानते हैं। भूमंडल 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। महाद्वीप जो होता है वो बहुत बड़ी स्थलाकृति होती है और महासागरीय बेसिन जो होता है महासागर में जल के नीचे जो समतल सतह होता है उसी को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, महासागरीय बेसिन उसे कहते हैं जब महासागर के पानी को हटाने के बाद जो तल दिखेगा उसे महासागरीय बेसिन कहते हैं। दोनों को मिलाकर भूमंडल बनता है। भूमंडल पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। जो कि स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है उसमें महासागर और महाद्वीप को दिखाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिससे शून्य माना जाता है। इसका मतलब है कि समुद्र तल को हम शून्य मानते हैं और स्थल की ऊंचाई उसी से मापते हैं कि वह ऊंचाई समुद्र तल से कितना ऊंचा है। एनसीईआरटी में साइड में एक बॉक्स में दिया गया है, क्या आप जानते हैं? इसे देखते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंगो तोबोई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। से अच्छे से पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो होता है वो माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो 8,848 है, लेकिन ये गलत है। अब जो है उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ गई है, 8,850 हो गया है, 8,850 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी ऊंचाई 11,022 मीटर है। ये महाद्वीप के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। इसमें आप एक बात याद रख सकते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप है, जबकि आर्कटिक जो है वो महासागर है। आर्कटिक ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में होगा और अंटार्कटिका नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। आर्कटिक आर्कटिक और अंटार्कटिका। आर्कटिक जो आसान है, मतलब जो छोटा शब्द है वो ऊपर होगा, और जो बड़ा अंटार्कटिका होता है, जो शब्द बड़ा है वो नीचे होगा। आपके स्क्रीन पे जो चित्र दिखा रहा है उसमें ये 7 महाद्वीप और 5 महासागर दिखा रहा होगा। इस चित्र में एक बात आप गौर करिए, जितना भी महाद्वीप है वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप जो है वो अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर जो है वो अधिक है। महाद्वीप में आइए अब एशिया को देखते हैं। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप से एशिया को अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। एशिया के इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। एशिया जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे बड़ा है, 1/3 के आसपास है। और कर्क रेखा जो है वो एशिया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री का अक्षांश होता है वो। उसके बाद ये जो होता है एशिया और यूरोप में यूराल पर्वत जो है वो दोनों को अलग करता है। रूस जो है वो एशिया और यूरोप दोनों में है। रूस का मैक्सिमम पार्ट जो है वो एशिया में है, जबकि उसकी राजधानी जो है वो यूरोप में है, इसलिए रूस को यूरोप का हिस्सा माना जाता है। अब यूरोप को देखते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में यदि आप देखते हैं तो यह उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर के जस्ट नीचे यूरोप आपको मिल जाएगा। यूरोप के बारे में कुछ खास नहीं दिया गया है, इसमें याद रखने के लिए इतना याद रख सकते हैं, यूरोप एशिया से छोटा है। इसकी अवस्थिति आप याद रख सकते हैं, यह एशिया के पश्चिम में है। और एक बात इम्पोर्टेंट है जिसे आप याद रख सकते हैं, इससे जो है आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है यूरोप से। अब अफ्रीका को देखते हैं। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो रेखा है, और विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश जो होता है, और मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री का अक्षांश जो दक्षिणी गोलार्ध में होता है, ये तीनों अफ्रीका से होकर गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि सबसे लंबी नदी नील जो है वो अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। आपके सामने जो स्क्रीन पे जो मैप दिया गया है उसमें आपको सहारा रेगिस्तान को दिखाया गया जो अफ्रीका में है। सबसे लंबी नदी नील नदी को दिखाया गया है, और कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वृत्त जो है उसे भी मैप में दिखाया गया है। इसे आप देख ले। अफ्रीका में याद रखने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और अफ्रीका से विषुवत वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा
अफ्रीका से होकर गुजरती है। ये तीनों रेखा विषुववृत्त अफ्रीका के मध्य भाग से होकर गुजरती है। उत्तरी अमेरिका को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा गया है। आइए स्थल संधि और जल संधि को देखते हैं। स्थल संधि जो दो बड़े स्थलों को जोड़े उसे स्थल संधि कहते हैं और जो दो बड़े जलाशयों को जोड़े उसे जल संधि कहते हैं। बुक में दिया गया जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे एग्जाम्पल दिया गया भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का पाक जल संधि है। स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की जो स्थल संधि है वो पनामा स्थल संधि है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। वह 3 महासागर हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। इन 3 महासागरों से उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका में हम याद रख सकते हैं उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य को जो जोड़ता है उसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका 3 महासागरों से घिरा हुआ है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। आइए दक्षिणी अफ्रीका के बारे में जानते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं, वे हैं अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है, जो कि आपके स्क्रीन पर मैप में दिखाया गया है। और दक्षिणी अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन यहीं बहती है। दक्षिणी अफ्रीका के बारे में हम याद रख सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका का जो अधिकांश भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी अमेजन नदी बहती है और इसका सबसे जो लंबा पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है और ये 2 महासागरों से घिरा हुआ है। एक साइड अटलांटिक महासागर है और दूसरे साइड प्रशांत महासागर है। आइए ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम याद रख सकते हैं जो इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान हैं। इनके नाम हैं मैत्री, भारती तथा दक्षिण गंगोत्री। एनसीईआरटी में 2 ही दिया गया है जबकि 3 है, भारती भी है। एनसीईआरटी में मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री दिया गया है। इसमें हम याद पॉइंट रख सकते हैं अंटार्कटिका जो है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यहाँ पे कुछ शोध संस्थान है। भारत के भी शोध संस्थान है, मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और भारती। जलमंडल के बारे में जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि वह मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। सिर्फ जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल का एक बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम
पानी की कमी महसूस करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है। उस डायग्राम में दिखा रहा होगा महासागर 97.5% और लवण जल 2.5%। इसमें जो पीने वाला पानी होता है वो 0.003% के आसपास ही होता है लगभग में। महासागर के बारे में जानते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर हम महासागरों को देखेंगे। ये हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। यदि ऐसे याद नहीं रहता है तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। यानी पैसा वर्ड से हम याद रख सकते हैं। पी से हो जाएगा प्रशांत महासागर, ए से हो जाएगा अटलांटिक महासागर, आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर, एस से हो जाएगा साउथर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर और ए से हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ये बड़े से छोटे आकार के आधार पर इसे अरेंज किया गया है। प्रशांत महासागर जो होता है वो सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ होता है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो होता है वो मेरियाना गर्त वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार स्थिति का होता है यानी ओ आकार का होता है, ओ शेप का। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आपके सामने स्क्रीन पे जो प्रशांत महासागर का मैप दिया गया है इसे आप देखिए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का होता है। इसके पश्चिमी किनारों पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित होती है। तंदुरित का मतलब होता है कटा फटा। जो इसका तटरेखा होता है वो बहुत ज्यादा कटा फटा होता है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर होता है। अटलांटिक महासागर का जो तट होता है वो बहुत कटा फटा होता है। यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह होते हैं और यह जो है सबसे व्यस्त महासागर है। मैक्सिमम व्यापार जो होता है वह इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होता है। आइए हिंद महासागर को देखते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसमें एनसीईआरटी के बुक में त्रिभुजाकार दिया गया है, लेकिन आप देखिएगा तो अंग्रेजी भाषा के एम अक्षर के तरह आपको दिखेगा, तो आप वो भी याद रख सकते हैं। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है वह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैलता है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकीर्ण मार्ग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये 5 महासागरों के बारे में बताया गया है। अब आइए वायुमंडल को देखते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु की एक पतली परत इस ग्रह के महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूरज की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल में 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। आपके सामने जो एक चित्र दिया गया है ये एनसीईआरटी का ही चित्र है। इसमें आपको 5 परतों को दिखाया गया है। सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे ऊपर जो है वो बहिर्मंडल है।
वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों को वृद्धि के लिए भी आवश्यक होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में विभिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तट पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तथा यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयां होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है। इसमें 99% भाग जो होता है वो शुष्क हवा होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और अन्य गैस जो होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 0.003% होता है लगभग में। उसके बाद आर्गन होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ी हुई मात्रा होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा ऊष्मा को ज्यादा अवशोषित करती है, जो ज्यादा टाइम तक पृथ्वी पर रहता है, जिससे जलवायु में परिवर्तन होता है और यहाँ का तापमान बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से नहीं होता, इसमें अन्य गैस भी जिम्मेदार होती है। वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हमें कम दाब महसूस होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। आइए जीव मंडल को देखते हैं। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग होता है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है जंतु जगत और दूसरा होता है पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों प्रमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग, मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उसका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थों वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकताएं होती है। 5th चैप्टर जो था पृथ्वी के प्रमुख प्रमंडल वो समाप्त हो गया। अब इसके हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के 4 परिमंडल कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा पृथ्वी के 4 प्रमुख प्रमंडल वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल है। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बताइए। इसका आंसर होगा पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीप निम्न हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप,
अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर होगा दो महाद्वीप वो हैं अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के 5 परत हैं, वह हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 71% भाग पर पानी है और आसमान से देखने पर यह नीला दिखता है, इसलिए इसे हम नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का अधिकतर हिस्सा स्थल से मिलकर बना हुआ है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का अधिकतर हिस्सा जल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर होगा जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी जगह पर वायु, जल और स्थल मिलता है। जीवित प्राणियों के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, ये जीवन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए इन सभी आवश्यक तत्व यहाँ मौजूद होते हैं। दूसरा अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। दूसरा का पहला है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। क है एंडीज, ख है हिमालय, गो है यूराल। इसका राइट आंसर होगा यूराल। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है स्थल संधि, जल संधि, नहर। तो इसका आंसर होगा स्थल संधि। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है। ऑप्शन है वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। इसका आंसर होगा स्थल मंडल। पृथ्वी का स्थल मंडल ठोस बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अभ्यास का तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान भरे। इसमें पहला है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका आंसर होगा पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रत प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा है, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर है। तो होगा आंसर होगा हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, डैश स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। इसका आंसर होगा जीव मंडल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। नेक्स्ट है, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है। क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी के 5वां चैप्टर यही समाप्त होता है। उसके अभ्यास प्रश्न को भी हम देख लिए हैं और अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर को देखेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।